अब जब सरोज का संपर्क हुआ तो रुचि दूसरी ओर मुड़ी। उन्हीं दिनों सुना चांद का फांसी अंक निकला है। वह कहीं बाजार में नहीं मिलता था। उसके पढ़ने पर अंकुश लगा हुआ था। जिस काम को करने पर अंकुश हो उस ओर मन अधिक भागता है, ये स्वाभाविक बात है। सरोज ने कहीं से फांसी अंक ला दिया। उसकी घटनाएं पढ़कर महसूस हुआ कि हमने तो जीवन व्यर्थ ही गंवाया। छोटे छोटे बच्चों की देश पर मर मिटने की चाह आदि पढ़कर और भी बहुत कुछ आजादी की लड़ाई के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। इतिहास की किताबों में पढ़ा 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम में कानपुर देश का सबसे अगुआ शहर था। वहां से कुछ दूरी पर एक ओर बिठूर था तो दूसरी ओर लक्ष्मीबाई की रियासत झांसी, जहां से विद्रोह के शोले भड़के थे। 1857 में जब मंगल पांडे कांड से प्रेरित हो मेरठ की सैनिक छावनी ने फिरंगी अफसरों के विरुद्ध चर्बी वाले कारतूसों के मसले को लेकर हथियार उठाए, तब कानपुर छावनी में भी विद्रोह हो गया। सैनिक, जवान, हर तबके के लोग लाठी, भाले, बंदूकें लेकर निकल पड़े। कानपुर की छावनी, जिसे बड़े फक्र से अंग्रेज अवध में अपना सबसे बड़ा गढ़ मानते थे, नष्ट हो गई। अंग्रेजों का ऐसा सफाया किया गया कि वे या तो तहखानों में जा छिपे या फिर मार दिए गए। ऐसी ही कहानियां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि की पढ़ी। हमारा खून उबाल खाने लगता। तब महसूस होता कि ईश्वर ने मुझे लड़की क्यों बनाया, लड़का क्यों नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो हम भी जंगे आजादी में कूद पड़े होते। लड़की होने की विवशता के क्षणों में मैंने एक खास बात अपने अंदर महसूस की कि अन्याय, अत्याचार, अनाचार, शोषण और दास्तां ना तो मैं सहूंगी और ना उनके सामने कभी समर्पण करूंगी। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि के बारे में जहां जो कुछ मिला लेकर पढ़ने लगी। भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक भी पढ़ी। ये पुस्तक भी जब्दशुदा थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी पढ़कर तो लक्ष्मीबाई मेरी आदर्श बन गई। गांधी और सुभाष में अहिंसा और क्रांति, सशस्त्र क्रांति में गांधी की बात मेरा युवा मन स्वीकार करने को तैयार नहीं था। भला कोई इतने वर्षों से छीनी हुई आजादी ऐसे ही लौटा देगा? एक ओर गांधी जी का असहयोग आंदोलन, दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिमाग बहुत कुछ सोचने लगा। बिना युद्ध किए आजादी नहीं मिलेगी, यह विश्वास एक स्फूर्ति भरता गया। सारे देश में असहयोग आंदोलन की सरगर्मी थी। प्रभात फेरियां निकल रही थीं। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, पर कानपुर बहुत शांत था। यह शांति या तो शमशान की शांति थी या फिर ज्वालामुखी के फूटने से पहले की शांति। अग्नि अंदर ही अंदर धधक रही थी। गांधी जी ने अनशन किया, स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थाओं के बायकॉट का नारा बुलंद किया। आज भी याद है मुझे वह दिन। सवेरे सवेरे जब मैं स्कूल पहुंची तब वहां बड़ी हलचल थी। पता लगा इलाहाबाद से लड़कियों का एक जत्था आया था। सब यूनिवर्सिटी की छात्राएं थीं, आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए, छात्रों को ललकारने के लिए, चिंगारी डालने के लिए वे लड़कियां आई थीं। उन्होंने जोशीली आवाज में कहा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सब जगह घोर आंदोलन हो रहे हैं और यहाँ कानपुर में
यहाँ के युवा वर्ग ने चुप्पी साध रखी है। युवकों ने तो चूड़ियां पहन रखी हैं। अब लड़कियों से ही आशा है। उनके जोरदार भाषण सुनकर एक लहर सी दौड़ गई। खून में उबाल आया। तय हुआ कि दूसरे दिन सवेरे ही स्कूल के अंदर सब इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन नीचे के लॉन के सामने लड़कियों की भीड़ जमा थी। खूब नारे लग रहे थे, भारत माँ जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद आदि। बीच बीच में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसे गाने भी गाए जा रहे थे। प्रिंसिपल ने यह सब देखा तो स्कूल का गेट बंद करा दिया, किंतु जैसे दूध के उबलते उफान को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही लड़कियों के जोश को कोई अंकुश नहीं लगा सका। गेट काफी ऊंचा था। एक के बाद दूसरी गेट पर चढ़कर छलांग लगा दूसरी ओर कूद पड़ी। 50-60 लड़कियों का जत्था जो बाहर आने में सफल हो सका था, भारत माता की जय, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ नहरिया की ओर बढ़ चला। मैं भी इस जत्थे में थी। तभी पुलिस ने जत्थे को घेर लिया। कुछ कमजोर लड़कियां घेरे के बाहर ही रह गई थीं। उन्हें भी पुलिस ने धक्के देकर घेरे के अंदर कर दिया। उस समय तो इतनी उतावली हो रही थी कि घर के डर को, भाइयों के प्यार को, सबको भूल गई थी। चारों ओर तमाशबीनों की भीड़ लगी थी और इलाहाबाद से आई लड़कियां सबको चूड़ियां देकर कह रही थीं, लो तुम लोग ये चूड़ियां पहन लो। इतने में कैदियों को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी आ गई। गाड़ी में चारों तरफ जाली लगी हुई थी। हम सबको इसी गाड़ी में बैठने का हुक्म हुआ। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी के अंदर कैदियों की तरह ठुसे हम लोग नारे लगाते बढ़ते रहे। नारे बराबर लगते रहे। तभी इलाहाबाद वाली लड़कियों ने कहा, जेल में तुम लोग अपना नाम नहीं बताना, ना माता पिता का नाम बताना, कहना भारत माता हमारी माँ है और महात्मा गांधी हमारे बापू हैं। माल रोड की लंबी सड़क पर हमारी जेल वाली गाड़ी दौड़ती रही। गाड़ी में नारे लग रहे थे, शायद बाहर भी सुनाई पड़ रहे हों। जाली के अंदर से दिखाई पड़ रहा था कि गाड़ी अब सरसैया घाट की ओर मुड़ रही है। फूलबाग कब पार हो गया पता नहीं चला। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई देने लगीं और हम जेल की इमारत के अंदर पहुंच गए। जेलर ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। हम सब ने वहां खड़े जेलर और पुलिस कर्मियों को चूड़ियां पहनने को दी कि लो ये चूड़ियां औरतों की माफिक पहनकर तुम लोग अंदर रहो, अब औरतें सड़कों पर आ गई हैं। जेल में हम लोगों को बैरकों में पहुंचा दिया गया। सीमेंट की बनी हुई लंबी बेंचें थी, सिरहाना ऊंचा जैसे तकिया लगा हो। एक एक तसला और भुना चना तथा गुड़ खाने को दिया गया। गुड़ भी बिल्कुल काला सा। बैरक में पहुंचने पर सब 4-4, 5-5 के गुट बनाकर बतियाने लगी। मैं इस छोटी सी कोठरी से बाहर आ गई। सामने नीम का एक झाड़ नजर आया। मैं उसी के नीचे जा खड़ी हुई। सहसा मुझे घर की याद हो आई। आंखों में आंसू भी आ गए। पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना होगा। वहां घर पर छोटे छोटे भाइयों को खाना कौन देगा, कौन उनकी कपड़े बदलेगा और कौन उन्हें लोरी सुनाएगा। मन उमड़ने घुमड़ने लगा, पर आंसू मैंने अंदर ही अंदर पी लिए। अरे देश पर मिटने वालों को ये आंसू क्या शोभा देते हैं। और मैं वापस कोठरी में आकर उस सीमेंट की बेंच पर लेट गई। दिन छिपने लगा था। डूबते सूरज की परछाई आंगन में उतरने लगी थी। एक लंबे सन्नाटे के बाद वही मेज कुर्सी लगी और हमारा मुकदमा शुरू हुआ। एक एक करके सबसे पूछा गया, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारा पता। एक के बाद एक लड़कियां आती गईं। किसी ने अपना नाम भारत माता बताया तो किसी ने कमला नेहरू और पिता का नाम महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। पता भारतवर्ष। जेलर झुंझला उठा।
उसने काफी डांटा डपटा पर कोई भी टस से मस ना हुई। जज साहब ने कहा, तुम लोग माफी मांग लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। एक साथ सभी स्वर गूंजे, माफी तो कभी नहीं, जमानत हम देने नहीं देंगे। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, किसी ने हमारी जमानत करवा दी। हमें बार बार आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी जमानत नहीं हुई है, हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि किसी समाज सेवी संगठन ने हमारी जमानत करवा दी थी, पर मना कर दिया था कि हमें बताया नहीं जाए। दोबारा हमें जेल की गाड़ी में भरा गया और फूलबाग के चौराहे पर लाकर छोड़ दिया गया। हमारा घर फूलबाग से थोड़ी ही दूर था। पैदल चलकर घर आई, बड़ी डांट पड़ी। बड़े भाई जी ने कहा, मुझे दोपहर में ही जब पता चल गया कि लड़कियों की गिरफ्तारी हुई है, समझ गया मुन्नी जरूर गई होगी इस जुलूस में। घर आया तो आशंका सही निकली। ताई जी तो थी ही बड़े गर्म स्वभाव वाली। कहने लगी, घर की कुनबे की नाक कटाकर रख दी। जो काम लड़कों ने नहीं किया वह इस बित्ते भर की छोकरी ने कर दिया। मैं तो चुपचाप ऊपर सरक गई। वह पीछे क्या क्या कहती रही पता नहीं। दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो फिर डांट, स्कूल सब बंद। अभी से यह हाल है तो बड़ी होकर क्या करेगी। किसी तरह अनुनय विनय करके स्कूल जाने की आज्ञा मिली। वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा प्रिंसिपल मिसेस घोष का फरमान था कि सभी लड़कियां लिखित माफी मांगे तभी कक्षा में जा सकती हैं। क्लास में दूसरा ही माहौल था। बड़ी बड़ी डींगे मारी जा रही थी। लड़कियां बता रही थी कि कैसे वे जब घर पहुंची तो फूलों से, हारों से आरती उतार कर उनका स्वागत किया गया। खैर, हम लोगों ने लिखित या मौखिक माफी नहीं मांगी और 1-2 दिन में बात रफा दफा हो गई। एक दिन सरोज मेरे घर ही आ गई थी। मैं और सरोज सारे दिन इकट्ठा रहे। उसे लेने तांगा आया था, लौटा दिया। बातों में समय कब निकल गया पता ही नहीं लगा। अंधेरा घिरते देखा तो बोली, अब तो बड़ी डांट पड़ेगी। फूफा बड़े पुराने ख्यालों के हैं। अजिया की जान सांसत में होगी, कहकर वह मुझे भी अपने साथ घसीट ले चली कि शायद मुझे देखकर उनका गुस्सा शांत हो जाए। कोपरगंज बास मंडी में ऊपर छोटा सा 2 कमरों का घर था। चीना चढ़ते ही सुना फूफा अजिया पर बरस रहे थे। बाप जेल में है, माँ पंचगनी में बीमार, जवान होती लड़की को खूब छूट दे रखी है। किसी दिन किसी का हाथ पकड़कर भाग जाएगी, तब पता चलेगा, फिर हमें दोष मत देना। अरे, अपनी सहेली के घर ही तो गई है, झूठ कहाँ बोली। इतने में हम पहुंचे। देखा फूफा एक हाथ में धोती का छोर पकड़े चहल कदमी करते हुए बमक रहे हैं। हमें देखकर कुछ शांत हुए। अनुनय भरे स्वर में मैंने फूफा से कहा, फूफा जी, हमारी कोई बहन नहीं है, इसको घर ले गए थे, वापस आकर तुम्हारे हवाले कर दिया, अब नाराज मत हो। अजिया पास सरक आई, बोली, बिटिया आँखिन से कम दिखाई पड़त है, आवा बैठा। मैं बोली, नहीं, देर हो रही है, सवेरे जल्दी उठना है। ताई जी के साथ गंगा स्नान जाते हैं कार्तिक नहाने के लिए। अजिया के पोपले मुख पर मुस्कान फैल गई। बोली, अच्छा, ताई के साथ नहाती हो, और क्या क्या करती हो? मैंने कहा, व्रत, उपास, रामायण, हनुमान चालीसा, सभी कुछ। अब अजिया ने जैसे बड़ी बाजी मान ली हो। फूफा की ओर इशारा करके बोली, देखो बाजपेयी जी, ऐसा संस्कार वाली लड़की का कबहू गलत रास्ते पर चलिए। बाजपेयी जी चुप, सीधे जीना उतर गए। अजिया भला बिना खाए पिए कैसे जाने देती? उनके प्रेम और पारिवारिक वातावरण में मैं तो भीग भीग गई। बुजुर्ग की आशीष छाया ही तो चाहिए, जो अंतर के खालीपन को, प्रेम ममत्व की प्यास को बुझाए।
बातों बातों में अजिया ने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया। और तुम्हार महतारी अजिया अब कहाँ हैं? हम लोग उन्हें बीबी जी कहते थे। जब से होश संभाला बीमार ही देखा। बहुत सुंदर थी, पतली, तोते सी नाक, गोरा रंग। कोई कह नहीं सकता कि 6 बच्चों की माँ है। का बीमारी रह? अजिया ने पूछा। टीबी हो गई थी उन्हें। पता नहीं क्या घुन था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सूख कर कांटा हो गई थी। बिंदकी ले गए थे, कहाँ कहाँ नहीं ले गए। हम ही साथ गए थे, और कौन जाता। जब कुछ ठीक हुई वापस घर आ गई। कुछ दिन संभली तबीयत, फिर खराब हो गई। इतने दस्त, सुबह से शाम तक अनगिनत। हम ही उठाते, धोते, सफाई करते। सभी सलाह देते, कहते पाट मत छुओ, छूत की बीमारी है। कहते उठाना ही है तो सेंट लगाकर उठाओ। कुछ पलों के लिए मैं अतीत में लौट गई। बीमारी छूत की हो सकती थी, मां तो छूत की नहीं थी। कैसे हम भूल जाते कि उसने हमें जन्म दिया है। सृजन की पीड़ा सही है, खूब सेवा की मां की, पर नहीं बचा पाए। पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा। मृत्यु जो हर दरवाजा खटखटाती है, कभी न कभी मनुष्य की असीमित क्षमताओं और संभावनाओं को चुनौती देती हुई, जो एक शाश्वत सत्य है, पर जिसे मनुष्य जिंदगी भर छुटलाने के लिए विवश जाल बुनता रहता है। 8 अगस्त 47 का दिन था। 1 सप्ताह बाद ही भारत को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा मिलने वाला था। मुझे आज भी वह 15 अगस्त याद है। सारे शहर में शोरगुल, रोशनी, भीड़ भाड़ और उत्साह का वातावरण था, पर हमारे घर में अंधेरे ने डेरा जमाया था। मां को गंगा की गोद में सोए 8 दिन हो गए थे। किसी ने कहा, यह दिन तो बार बार नहीं आएगा, बच्चों का मूड भी बदलेगा। इन्हें शहर में घुमा लाओ, चहल पहल देखेंगे तो मन बहल जाएगा। और ये सुनकर मेरा मन खिन्न हो गया था। जिसने कहा था उसने तो सही ही कहा था। कब तक हम समय को पकड़कर बैठे रहेंगे? फिर भी इतनी जल्दी क्यों? वातावरण बोझिल हो गया था। अजिया ने पूछा, घर, मां और कौनऊ नाई जो तुमका प्यार देवे? मैं वर्तमान में लौटी। बोली, अजिया, 2 बड़े भाई हैं जो अपने में व्यस्त रहते हैं। सबसे बड़े भाई के ऊपर तो सारी गृहस्थी का बोझ आ गया है। 4 छोटे भाई हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अभी ही तो भाई का ब्याह भी नहीं हुआ है। अजिया को बताया, सबसे छोटा भाई तो 2 साल का था। उसको सूखा हो गया था, हाथ पैर सींक से। बहुत इलाज हुआ पर ठीक नहीं हो रहा था। सारे दिन चिड़चिड़ाता रहता। हम गोदी में लिए लिए घूमते, चुप करते, पर उसका रोना बंद ही नहीं होता। किसी ने कहा, सिर पर दगाने से ठीक होगा। जब दगाने के लिए गए तो दर्द से बिलबिला उठा। हमसे तो देखा नहीं गया, बस हम भी उसके साथ रोते रहे। फिर एक बार उसको बुखार आया, पता नहीं कैसा बुखार था। डॉक्टरों ने कहा रूमेटिक फीवर है। सारा दिन कमरे में हीटर जलता था। दर्द उठता तो ऐसे तड़पता कि देखा ना जाता। उससे बड़ा 4-5 साल का था। उसे भी सारे दिन गोद में लिए घूमते। अजिया का ममत्व उमड़ पड़ा, कलेजे से लिपटा लिया। बोली, इतनी नानी उम्र मां, इतना सब कुछ। बिटिया, जब त्योहार मन होए हमरे पास आ जाया करो। बिट्टी, तुम्हार सखी नाही, पिछले जन्म की बहनियां आए और हम त्योहार अजिया। कार्तिक शुरू हुए कुछ ही दिन बीते थे कि सरोज ने बताया उसे जबलपुर जाना है। तार आया है, हमें और अजिया को बुलाया है। पता नहीं क्या बात है। पढ़ाई बीच में ही रह गई।
मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम पीछे से तुम्हारी कॉपी में नोट्स लिखते रहेंगे। सरोज को गए काफी दिन हो गए, कोई खबर नहीं। अचानक एक दिन चिट्ठी आई। लिखा था, अम्मा हमें छोड़कर चली गई। आज दिवाली है, सबके घर तो दिए जल रहे हैं, हमारी दुनिया अंधेरी हो गई। किसी बात में मन नहीं लगता है, किसके लिए पढ़ें? अच्छा पढ़ते तो अम्मा कितनी खुश होती थी। लगता है अब हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। बापू पैरोल पर छूटे थे, फिर जेल चले गए। अब हम कानपुर वापस नहीं आएंगे। आहत किशोर भावुक मन में बहुत कुछ लिखा था। क्या सांत्वना देती मैं उसे। फिर भी सरोज को चिट्ठी लिखी, बहुत ढांढस बंधाया, अवसाद के घेरे से निकालने की कोशिश की। लिखा, तुम कैसे समझती हो कि तुम्हारी दुनिया अंधेरी हो गई? हमारी तरफ देखो, अजिया बापू की तरफ तो देखो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो कानपुर आना ही है, पढ़ाई करनी है। निराश होने से काम नहीं चलेगा। एक दिवाली अंधेरी हो गई तो अगली दिवाली उजाला लाएगी। जीवन जीने के लिए है, रोगी तो कोई पास नहीं आएगा, जियोगी तो आसमान छोटा पड़ जाएगा। इसलिए लौट आओ, समय सब घाव भर देता है। और एक दिन सरोज वापस आ गई। फिर से जिंदगी अपने ढर्रे पर चलने लगी।